यूक्रेन के लिए एक साथ दो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। कंपनी फायरपॉइंट ने पहली बार FP7 मिसाइल का परीक्षण किया, जो यूक्रेनी एंटी बैलिस्टिक सिस्टम फ्रेया की आधारशिला बनेगी। कंपनी ने बताया कि फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन अपना आसमान खुद सुरक्षित कर सके। और इसी से जुड़ी है दूसरी खबर। यूक्रेन को अभी भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए PAC-3 मिसाइलों की कमी है। एक दिन पहले व्लादिमीर जेलेंस्की ने माना कि इसका कारण सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नहीं है। यूक्रेन ने सबसे उच्च राजनीतिक स्तर पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस अनुबंध के तहत अभी तक कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू नहीं हुई हैं। क्यों? इसी सवाल पर हम इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपना कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। कीव में नेटो महासचिव मार्को रुटे की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अभी भी पैट्रियट सिस्टम्स के लिए PAC-3 मिसाइलों की कमी है। रुटे ने कहा कि PAC-2 और PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए एक प्रमुख तत्व बनी हुई हैं और उनके अनुसार इन गोला बारूद की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से लगातार जारी है। नाटो महासचिव ने कहा कि सहयोगी प्यूरेल कार्यक्रम के लिए आगे भी वित्त पोषण को तैयार हैं, जिससे यूक्रेन को मिसाइलें मिलती हैं। अब मार्को रुटे का बयान। हमेशा खतरा रहता है कि सैन्य अभियानों से मौजूदा भंडार प्रभावित होगा, लेकिन प्यूरेल पर इसका कोई असर नहीं है। भविष्य में हो सकता है, अभी नहीं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने गोदामों में जो कुछ भी है उसकी आपूर्ति कर सके। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को PAC-3 मिसाइलों की कमी आज की बात नहीं है। उनके अनुसार पहले साझेदार इन्हें कम मात्रा में भेजते थे, हालांकि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई। आगे जेलेंस्की का उद्धरण है। हमें साझेदारों से PAC-3 मिसाइलें उचित मात्रा में मिलती थी, लेकिन बाद में हर महीने इनकी संख्या कई गुना कम कर दी गई। यह पैसों की कमी की वजह से नहीं था। यहां हम सबने मिलकर काम किया। हमने खरीदना शुरू किया, हम पैसे ढूंढते थे, हम व्यवस्था करते थे, लेकिन फिर भी मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद से संख्या कम हो गई थी। जेलेंस्की ने कहा कि आपूर्ति में कटौती सिर्फ पैट्रियट PAC-3 मिसाइलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य हथियारों पर भी असर पड़ा। कुछ जरूरतें यूक्रेनी उत्पादन से पूरी हुई, लेकिन फिलहाल PAC-3 मिसाइलों का विकल्प नहीं है। और इसी वजह से एक अलग दिशा में काम करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बातचीत की गई, यूक्रेन में पैट्रियट सिस्टम के उत्पादन के लिए। अब मैं जेलेंस्की का एक और अहम उद्धरण पेश करूंगा। हमने पहले अमेरिका की पिछली प्रशासन से बात की थी और हम मौजूदा प्रशासन से भी पेट्रियट के उत्पादन के लिए लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि इन्हें यूक्रेन में या नाटो के साझेदारों के साथ मिलकर बनाया जा सके। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा नीति से मेल खाता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा कर सके। हम आगे भी इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं उन साझेदारों का आभारी हूं जो अमेरिका तक यह संदेश पहुंचाने में मदद कर रहे हैं कि हम यूरोप में वो चीजें बना सकते हैं जो यूरोप अमेरिका और उनके सहयोगियों की मदद करेंगी। यह सबसे पहले पेट्रियट से जुड़ा है। लेकिन यहां एक बहुत अजीब बात है। व्लादिमीर जेलेंस्की अचानक अपने अधिकारियों पर गुस्से में टूट पड़े और यहां तक कि उन्हें एक डेडलाइन भी दे दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार यूक्रेन के पास सबसे उच्च राजनीतिक स्तर पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता है। यह खरीदारी की बात है, लेकिन इस अनुबंध के तहत अभी तक कानूनी कदमों पर अभी तक काम भी नहीं हुआ है। मामला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद का समझौता वित्तीय, कानूनी और तकनीकी कारणों से अटका है। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यूक्रेनी अधिकारियों को पैट्रियट कॉन्ट्रैक्ट तेजी से बढ़ाना है और ये जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी
जैसा जेलेंस्की कहते हैं। अगर यूक्रेन जल्द ही पहली पैट्रियट सिस्टम्स नहीं खरीद पाता तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और आगे मैं जेलेंस्की का एक और बयान पेश करता हूं। यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के यूरोपीय सहायता पैकेज और हमारे अन्य वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल सबसे तेजी से उन कार्यों के लिए होना चाहिए जो यूक्रेनी लोगों की जीवन रक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैं तैयारियों के लिए 1 हफ्ता देता हूं। मुझे शुक्रवार तक रिपोर्ट की उम्मीद है, जिससे या तो पैट्रियट खरीद समझौते की स्थिति साफ होगी या स्टाफ में बड़े बदलाव होंगे। सच कहूं तो ये बहुत सस्ता सा तर्क लगता है। मतलब राजा अच्छा है, बस उसके दरबारी बुरे हैं। लेकिन फैसला करना मेरा काम नहीं है। इसी बीच एक अच्छी खबर है। कंपनी फायर पॉइंट ने पहली बार FP7X मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फ्रिया एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की नींव बनेगी। कंपनी ने बताया कि अभी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन खुद अपने आसमान को रूसी मिसाइलों से सुरक्षित कर सके। और जैसा कि कंपनी ने कहा, हर नई मिसाइल का सफल परीक्षण देश की तकनीकी संप्रभुता की ओर एक कदम है। फायर पॉइंट के मुख्य डिजाइनर डेनिस स्टिलरमान ने FP7X मिसाइल की विशेषताएं सार्वजनिक की। विशेष रूप से ये गोला बारूद कॉम्पोजिट सामग्री से बना है और 1500 से 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ सकता है। इसकी लंबाई 7 मीटर 25 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 1.15 मीटर है, जबकि फ्यूजलाज का व्यास 53 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। मिसाइल को अर्ध सक्रिय इंफ्रारेड होमिंग हेड से लैस किया गया है, जिसकी विकास प्रक्रिया जर्मन कंपनी DL डिफेंस के साथ सहयोग में करने की योजना है। आप जरूर जानते हैं, वही कंपनी है जो एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T बनाती है, जो हमें जर्मनों से मिलते हैं। यहां थोड़ी सी उलझन पैदा होती है। ऐसा लगता है कि यहां हमारे सामने सारी बातें पूरी तरह से नहीं खोली जा रही है। स्टिलरमैन ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था कि 500-600 हजार डॉलर की कीमत वाली FP7 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें 200 किलोग्राम का वॉरहेड है, उसे 300 किलोमीटर दूर भेजने का कोई मतलब नहीं है, जब आप $40,000 के कई FP2 ड्रोन्स, जिनमें से हर एक में वही 200 किलोग्राम का वॉरहेड है, 370 किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस साल के अंत तक, यानी कि पतझड़ में, बैलिस्टिक मिसाइल FP9 तैयार हो जाएगी, जो 700 किलोमीटर तक उड़ सकेगी। फिर हम इस मिसाइल से मॉस्को पर बमबारी करेंगे। तो आप FP9 मिसाइल का इंतजार करें। और FP7 बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कहने को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कई लोगों ने स्टिलरमान के बयान को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अंत के रूप में देखा। और अब फायर पॉइंट कंपनी FP7 को, जिसे स्टिलरमान ने बेकार मान लिया था, भविष्य की मिसाइल रोधी रक्षा मिसाइल की बुनियाद के रूप में बता रही है, ना कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में। ये अलग अलग वर्ग है, इंटरसेप्टर और बैलिस्टिक मिसाइल। अभी सिर्फ परीक्षणों की बात हो रही है और अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है कि हम इस सिस्टम को असल में कब काम करते हुए देख पाएंगे। लेकिन पैट्रियट के साथ वाकई में बड़ी समस्या और कमी है। ऐसा लगता है कि कंपनी पर इस योजना को लागू करने के लिए काफी दबाव डाला जाएगा। मैं यही रुकता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें। अलविदा।